नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चैप्टर 1 फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब हम उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 15-20 क्वेश्चन होंगे, जिसको बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे और उसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, ये थोड़ा सा एरर हो गया है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन को ही परावर्तन क्या होता है। जब किसी चमकदार पृष्ठ से प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन का कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन का क्या कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन का कारण होता है प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, प्रकाश के रंग में परिवर्तन, प्रकाश के वेग में परिवर्तन, ना प्रकाश की दिशा में क्या परिवर्तन। प्रकाश की दिशा में देखो, यहाँ क्या हो रहा था, प्रकाश आया टकरा के, इसकी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन। तो हम कह देंगे ये क्या होगा, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। कितना होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। जिनको नहीं पता है वो हम जाकर के हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, पुराना लेक्चर देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह, देखो जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये क्या था हमारा मीडियम 2, ये मीडियम 1, ये हमारा क्या होता था, क्या है, विरल से सघन में जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल, और ये होता था हमारा सघन। अब प्रकाश, ये हमारा अभिलंब, प्रकाश आया तो ये जाना तो सीधे चाहिए था इसको, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। कहाँ होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। फिर उसके बाद जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब उसके साथ क्या होता है, देखो अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, रुक जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर मुड़ता है, क्योंकि अभिलंब की ओर कौन मुड़ता है, जब सघन में प्रवेश करता है। जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या, अभिलंब से दूर हटता है, कुछ इस तरह से। ये हमारा अभिलंब यहाँ से आना चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद अपवर्तन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन का नियम दिया था, किसने दिया था, किसने दिया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आइंस्टाइन ने, नहीं, किसने दिया था, स्नेल ने। किसने दिया था, स्नेल सर ने दिया था, क्या, अपवर्तन के नियम। अगला देखो, अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ गया, क्या होता है मात्रक अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, मीटर, सेकंड, कोई मात्रक नहीं, मीटर, कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का। क्योंकि देखते हैं अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। क्या होता है अपवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/B होता है। C हमारा क्या है, वेग है या यूं कहें निर्वात में प्रकाश की चाल, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल देखा जाए तो वेग, ये भी वेग ही होगा, चाल या वेग, इससे कट जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, रेशियो है, इस वजह से उसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है, एक सारणी हमने पढ़ाई थी, 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो ये भी सारणी से हम लोग पता कर लेंगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या प्रभाव पड़ता है। अपवर्तनांक से प्रकाश पे क्या प्रभाव पड़ता है। अपवर्तनांक जो होता है वो वेग का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब वेग बढ़ेगा, नहीं, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग का मान क्या होगा, घटेगा। अपवर्तनांक का मान घटेगा तो वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, उतना ही कम होगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अपवर्तनांक n का सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक n का सूत्र क्या होता है? अभी कुछ देर पहले हमने बताया क्या होता है, C/V होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हम क्लास में पढ़ते हुए टाइम भी हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या होता है? पानी में डूबी हुई छड़, यहाँ छड़ी है, ठीक है, छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? अब परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, क्या होता है? अपवर्तन। इसके कारण पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। देखो जब पानी में क्या होगा, पेंसिल डुबाओगे ना तो देखो टेढ़ी नजर आएगी, देख लेना कभी करके, ठीक है। तो किस कारण होता है ये? अपवर्तन के कारण होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अपवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, क्या अपरिवर्तित रहता है? मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी चीज नहीं बदलती है या अपरिवर्तित रहती है? तो उसका अपरिवर्तित रहने वाला चीज है क्या? आवृत्ति। आवृत्ति है जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन, हवा का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो हवा का अपवर्तनांक देखा जाए तो कितना होता है? 1.003 होता है, जो कि बराबर होता है किसके? निर्वात के। लगभग निर्वात के क्या होता है? बराबर। लगभग निर्वात के क्या होता है? बराबर। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई 3 मत लगा देना, नहीं तो देखो 3 इसमें से 0.003, अरे नहीं, इसमें क्या होता है? कितना होगा? लगभग 1 माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.50। ये एक सारणी है हमारे अपवर्तनांक की, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, वहां से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन के समय प्रकाश की कौन सी राशि बदलती है? पिछली बार क्वेश्चन में कौन सा राशि नहीं बदल रहा था, अब यहाँ कौन सी राशि बदलती है वो देखते हैं। तो अपवर्तन के समय प्रकाश की कौन सी राशि नहीं बदलती है? क्या है? आवृत्ति, वेग, ऊर्जा, बदलती है ना, बदलती है। क्या है? वेग। देखो अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो अलग अलग होती है, तो इस वजह से जो वेग है वो क्या होता है? बदलता रहता है अलग अलग माध्यमों से, और अपवर्तन के समय प्रकाश की राशि बदलती है, वो है हमारा क्या? वेग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि आपतन कोण 0 हो तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यदि आपतन कोण 0 होता है तो अपवर्तन कोण भी 0 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलो, मृग तृष्णा यानी कि मिराज किस घटना के कारण होता है? अच्छा, ये मिराज घटना है क्या वास्तव में? अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो और हाईवे पे देखना, कभी हाईवे पे गाड़ी लेके जब चलते हो तो दूर से देखते हो तो हाईवे पे क्या नजर आता है? पानी नजर आता है, लेकिन वहां वास्तव में कोई पानी नहीं होता है, वहां कोई पानी नहीं होता है। वो किसके कारण होता है? उसी को हम क्या कह देते हैं? मिराज या मृग तृष्णा या मरीचिका का बनना। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये टॉपिक अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा भी इसको आगे हम समझ लेंगे। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी हमारा किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे क्या करता है? काम करता है। अब ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने देखा होगा, जो नेटवर्क वाली केबल होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक वायर ऐसा होता है, यहां से लाइट जलाएंगे तो उस वायर को कितना भी मोड़ दो, दूसरे साइड से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। मान लो ये क्या हमारा वायर है, अगर यहां से हम क्या टॉर्च जलाएंगे, यहां से क्या करेंगे? टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश कहां से निकलेगा? इस साइड से भी निकल जाएगा। और ये कैसे होता है? एक क्या होता है? वायर, इसी के अंदर क्या होता है? कुछ शीशे नुमा संरचना बनी होती है। जब प्रकाश इसके अंदर जाता है तो सभी तरफ से क्या परावर्तित होके इस साइड से दूसरी साइड निकल जाता है। ये इसी के सिद्धांत पे काम करता है हमारा क्या? क्या ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे क्या करता है? काम करता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित होता है? हमारा स्नेल का नियम संबंधित होता है हमारा अपवर्तन से। आइए हम जानते हैं थोड़ा, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छे से समझते हैं। ये क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली क्या है? रेखा। ये हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम। ये हमारा क्या? विरल माध्यम। अब ये हमारा क्या होगा? अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अब जब प्रकाश किरण कहाँ आएगी? सघन से विरल में आएगी, तो उसको सीधे जाना होता है, लेकिन वो क्या होगी?
अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब के पास आएगी क्या? हाँ, गुड, अविलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो जब हम इस प्रकाश किरण को देखो ऐसे ऐसे करते 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 धीरे 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 नीचे लाएंगे तो ये भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये जो प्रकाश किरण है ऐसे आएगी सीधे और इसी मार्ग पे क्या होगी? सीधे चली जाएगी। तब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रांतिक कोण। क्या बोल देते हैं हम? क्रांतिक कोण। जब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। जब इसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश ना करके सीधा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? TIR कहते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारा इसके बाद लेंस चलेगा और लेंस के बारे में हम जानेंगे, लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस, काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।